नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ। We are indeed privileged and very delighted to have with us today the very eminent, the prolific writer and bureaucrat, Additional Secretary Culture, श्री पार्थसारथी सेन शर्मा। बहुत स्वागत आपका मेहमान में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू निधि, थैंक यू। कल्चर, संस्कृति, आज बात हम परंपरा की कर रहे हैं और आज हम बात नेशनल यूनिटी की भी कर रहे हैं, क्योंकि आज यूनिटी दिवस भी माना जाता है। लेकिन यूनिटी की बात बाद में। आज आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आप कल्चर को किस तरह, संस्कृति को, परंपरा को किस तरह परिभाषित करेंगे? मेरे अनुसार कल्चर इज़ ए सम टोटल ऑफ किसी भी कौम, किसी भी समाज के विश्वास, मान्यताएं, रीति रिवाज, आचरण, उनके फेस्टिवल्स, उनके साहित्य, उनके आर्ट, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कल्चर। एंड देयरफॉर कल्चर या संस्कृति किसी समाज की आइडेंटिटी देती है। एंड ऑल्सो इट इज़ डायनेमिक, इट चेंजेस विद टाइम। कल्चर कभी स्थिर नहीं रहती है, जैसे जैसे समय बदलता है किसी भी समाज, किसी भी कौम की संस्कृति भी साथ साथ बदलती रहती है। अगर कल्चर को देखा जाए, उसकी शुरुआत को देखा जाए, तो पहले तो सिविलाइजेशंस वहीं पे बसते थे जहाँ पानी होता था। बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसकी मैपिंग के बारे में आज आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो नदियों की घाटियों के साथ ही हम कल्चर्स को देखते हैं, चाहे वो इजिप्ट में नाइल नदी का हो, चाहे मेसोपोटामिया में हो टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी के किनारे, या हमारे यहाँ सिंधु घाटी में हो, या येलो रिवर पे हो। बट ये भी देखने में आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, समाज बदला, ऐसे ऐसे कल्चर के क्षेत्र भी अलग अलग कारणों से बदलते चले गए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब रेलगाड़ी आई, जब ट्रेन लाइंस आए, तो कई शहर जो पहले इम्पोर्टेंट थे, जो नदियों के किनारे थे, उन्होंने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। और रेलवे लाइन के साथ जो नई बस्तियाँ बसी, उनके इम्पोर्टेंस बढ़ गए। आज हाईवेज़ वही काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हाईवे जा रही है, उसके चारों तरफ कल्चर के केंद्र भी बनते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि छोटी मीटर गेज की लाइन जहाँ हुआ करती थी, वहाँ के जो छोटे छोटे कस्बे थे, उनकी इम्पोर्टेंस की जगह हाईवे के बगल में नए कस्बों के कल्चरल सेंटर्स बनते जा रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी और कल्चर का एक इंटरफेस है, जो किस तरीके से समय के साथ साथ अलग अलग कारणों की वजह से कल्चरल सेंटर्स बदलते गए। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू हाउ एंड इन वॉट वे आर वी टेकिंग आवर कल्चर अब्रॉड। अपने विचार साझा कीजिए कि हम भारतीय संस्कृति को किस तरह विदेशों में, किस तरह के एमओयूज के साथ आगे लेके जाते हैं। भारत का जहाँ तक कल्चर की बात है, तो भारत की विशालता, बोथ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, भारत की विविधता, द डाइवर्सिटी, नॉट ओनली इन लैंग्वेजेस बट इन मेनी वेज, भारत की जो डायनेमिक डेमोग्राफी है, जो यूथ की पॉपुलेशन है, ये सब का जो कारण, इन सब कारणों की वजह से इंडिया हैज़ ए वेरी स्पेशल प्लेस इन द कल्चरल ग्लोबल लैंडस्केप। इसलिए आप इतिहास में देखेंगे तो देयर इज़ एन इंडियन ओशन, देयर इज़ ए बे ऑफ बंगाल। कोलंबस इंडिया को ढूंढने गए थे, तब जाके वेस्ट इंडीज़ बनी। सो पूरे इतिहास में भारत का एक रोल रहा है। भारत सरकार दो तरीके से इंडिया के कल्चर को बाहर ले जाती है। एक विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, जिसके माध्यम से इंडिया ICR, जो इंडियन कल्चरल सेंटर से बाहर वो काम करती हैं। उसके अलावा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री, विदेशों के कई कंट्रीज़ के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके तहत हमारी जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, जैसे हमारी नेशनल म्यूजियम, उनकी नेशनल म्यूजियम, हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उनके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो फिर आगे मिल के काम करते हैं, साझा करते हैं। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं जो विदेशों में भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाती हैं, उनको भी हम इंडियन मिशंस के माध्यम से सहायता देते हैं, वित्त पोषित करते हैं, जिससे कि भारतीय कल्चर वहाँ के जनमानस में उसके बारे में जानकारी हो सके। यद्यपि इतनी बड़ी अब इंडियन डायस्पोरा है कि भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ वैसे भी डायस्पोरा के माध्यम से भी पूरे दुनिया को पता चलता है। अगर योगा की बात करें या आयुष की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत काम किया है। आज हम बात कर रहे हैं पटेल की, बिकॉज ही इज़ द आइकन ऑफ इंडियन यूनिटी।
or the consolidation of India. तो आप उनको किस तरह याद करेंगे? आज़ादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन का जो काम था वो सरदार पटेल जी के ही नेतृत्व में संभव हो सका। और अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इट वाज ए हरक्यूलियन टास्क। 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इतने कम समय में बिना किसी रक्तपात के जोड़ना वाज ए टास्क जो कि आज हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, बट इट वाज ए ह्यूज टास्क। दूसरा, जिस सर्विस से मैं हूँ, सिविल सर्विसेज को, ऑल इंडिया सर्विसेज को समझना कि उसकी आवश्यकता इंडियन यूनिटी के लिए क्या है, और इस देयरफॉर आईएएस और आईपीएस की संस्थाओं को बनाए रखना कि ये देश की यूनिटी के लिए आवश्यक है, ये भी सरदार पटेल का एक बहुत बड़ी सोच थी। So what are the changes that you feel should come in museums? What are the new things that you feel are important for millennials to take forward? म्यूजियम्स इस देश में सिर्फ भारत सरकार नहीं चलाती हैं। देयर आर म्यूजियम्स जो राज्य सरकारें चलाती हैं, म्यूजियम्स जो म्यूनिसिपैलिटीज़ चलाती हैं, म्यूजियम्स जो बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी चलाती हैं। भारत सरकार का जहाँ तक रोल है वो शीर्षस्थ म्यूजियम्स को चलाती है। नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता में है, सलारजंग म्यूजियम जो हैदराबाद में है, ऐसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, ये जो शीर्षस्थ म्यूजियम्स हैं उनको भारत सरकार चलाती है। द एंटायर कल्चरल लैंडस्केप टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। नॉन फंजिबल टोकन्स की बात हो रही है। जो कल्चरल कंटेंट है विजुअल आर्ट्स में, वो ही बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स इज चेंजिंग। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये कल्चरल प्रेजेंट करने के माध्यम और कल्चरल कंटेंट दोनों ही चेंज हो रही हैं, और इसकी वजह से म्यूजियम देमसेल्व्स आर चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमें भी उसके साथ साथ चलना होगा। बहुत सारे म्यूजियम्स अब ऑनलाइन उपलब्ध हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ गूगल कल्चर। नेशनल म्यूजियम्स के भी बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं लोगों को म्यूजियम में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल टू म्यूजियम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आज अवेलेबल है। I want you to tell us more about libraries in India, since you're taking care of those as well. What about the digitization of libraries? What is new in a book that people would like to see? What reminiscence you from those yellow pages to something else, संस्कृति मंत्रालय के वित्त पोषित एक प्रोजेक्ट नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो अब जनता के सामने अवेलेबल है। सो अगर जनता इंडियन कल्चर पोर्टल पे जाए, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सो वहाँ तमाम कल्चरल रिसोर्सेज, रेयर बुक्स, आर्काइव्स, म्यूज़िक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ एक जगह आपको पोर्टल में उपलब्ध हैं। रेयर बुक्स जो सैकड़ों साल से आउट ऑफ प्रिंट है, ऑल दोज बुक्स आर फ्रीली डाउनलोडेबल। कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और ये स्कॉलर्स के लिए, रीडर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी संपदा है जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली वे से एक फिंगर टिप पे उपलब्ध है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को इसके पता चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कल्चरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को कल्चर से जोड़ सके। अब मैं चलती हूँ आपके ट्रैवलॉग्स पे। You've taken out so much time, to write about travelogues. What attracted you in the first place, from Megasthenes to Marco Polo to, so many people have come and written about India, but then India writing about Europe is something that very few people have done. Why did you choose this? ये मेरे को हमेशा से लगता रहा। अगर आज अब देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वायुयान से अगर आप इंग्लैंड जाएं या पेरिस जाएं, तो आप देखेंगे ज़्यादा हवाई जहाज़ आज की डेट पे हिंदुस्तानियों से भरा हुआ है, चाहे जाते वक्त भी आते वक्त भी। वो ज़माने चले गए जब वहाँ के लोग बहुसंख्या में देश में हमारे यहाँ आते थे। अब एक बहुत बड़ी संख्या के हिंदुस्तानी हर साल विदेश में जाते हैं। आप किसी समर में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में चले आइए, हिंदुस्तानियों से भरा होगा। बट फिर भी बहुत कम हिंदुस्तानियों ने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। जबकि वहाँ से जब आते हैं, चाहे उस ज़माने में जैसे आप कह रहे हैं मेगास्थनीज के टाइम में हो, चाहे मार्को पोलो के टाइम पे हो, या उसके बाद भी इब्न बतूता के टाइम पे हो, या आज भी मार्क टली के हो, वो लोग तो लिखते हैं। बट समहाउ मेरे को लगता था कि हमारे यहाँ से एक कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियों के लिए नहीं लिख रहा है। अगर लिख रहे हैं तो एनआरआईज लिख रहे हैं, और एनआरआईज के लिए लिख रहे हैं। हाँ, मुझे लगा कि एक गैप है। हम जिस तरीके से विदेशों को देखते हैं और हमारे जो अनुभव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जब कोई और देखता है। हम जब लंदन में जाते हैं और अगर हम देखते हैं वहाँ के
प्रिजन को, तो हमें लगता है कि यहाँ मदन लाल ढींगरा की फांसी हुई थी, या हम लंदन में जाके देखेंगे कि अच्छा यहाँ उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली चलाया था। ये वहाँ कोई नहीं उसको याद कर रहा होगा उस तरीके से। या अगर हम इंग्लैंड में ब्रिस्टल में जाएं, जहाँ राजा राममोहन रॉय जी का डेथ हुई थी और ब्रिस्टल के मुख्य चौराहे पे राजा राममोहन रॉय जी का बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित है, तो वो एक हिंदुस्तानी के जो अनुभव होंगे वो एक हिंदुस्तानी ही समझ सकता है। तो मैंने सोचा कि उस लैक्यूने को दूर करने की कोशिश की जाए और एक हिंदुस्तानियों के लिए लिखे विदेशों को। तो इसलिए मेरी एवरी माइल ए मेमोरी किताब में काफ़ी कुछ उस तरीके से लिखने की कोशिश की। Can you give us a few more examples from the book? These are really interesting examples. I'm loving hearing about them. एवरी माइल ए मेमोरी एक्चुअली जो मेरी किताब है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं 1 साल इंग्लैंड में रहा, तो उसमें मैंने एक वो पोर्शन है ए बंगाली इन ब्रिटेन, तो इट इज़ बेसिकली अबाउट ब्रिटेन बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लंदन। उसमें छोटी छोटी जगहों में भी के बारे में भी है, जैसे रोआल्ड डाल के जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी जो गांव है और उनके गांव में जो उनका घर को वैसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसके बारे में लेख है। एक पोर्शन है अक्रॉस द स्ट्रेट्स जिसमें मोरक्को और टर्की के बारे में लिखा गया है, अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। एक में यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप के बारे में लिखा गया है, उसको कहा गया क्रिस क्रॉसिंग द कॉन्टिनेंट, तो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये कंट्रीज़ हैं। और चौथा पोर्शन है इंडियन बैक इन इंडिया, तो जिसमें कि मैं वापस देश में घूम रहा हूँ और देश के छोटे छोटे जगह में कतरिया घाट, नैनीताल, लखनऊ, कई ऐसे जगह जहाँ लोग वैसे शायद उतना ना जानते हो उनके बारे में लिखने की कोशिश की गई है। चाहे आप विश्व में कहीं चले जाएं, तो बेसिक वैल्यूज़, बेसिक मान्यताएं हम सब की करीब करीब सेम ही होती हैं, चाहे ऊपर से हम अलग भाषा बोल रहे हों, अलग राष्ट्र के हों, अलग रिलीजन के हों, बट और बेसिक मान्यताएं करीब करीब सेम होती है। You have written about Lucknow Diaries. देखिए, लखनऊ डायरीज़ जो मेरा नॉवल है वो एक ट्रैवलॉग नहीं है, ना ही वो मेमोयर्स हैं। लखनऊ में मुझे बहुत साल रहने का मौका मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि किताब इज़ प्रोबली ट्रिब्यूट टू दैट शहर, जिस शहर में मैं इतने साल रहा। पर मुझे ऐसा लगता था कि लखनऊ के बारे में लोगों की सोच नवाबी लखनऊ में जाके रुक जाती थी, जैसे उसके बाद लखनऊ इवॉल्व ही नहीं हुआ। तो लोग शतरंज के खिलाड़ी और उमराव जान से इतने प्रभावित होते थे कि वो लखनऊ में शतरंज के खिलाड़ी और उमराव जान से आगे निकल ही नहीं पाते थे। बट देयर इज़ अ मॉडर्न लखनऊ, ए लखनऊ ऑफ गोमती नगर ऑल्सो, ए लखनऊ ऑफ महानगर ऑल्सो, जहाँ के यूथ काफ़ी डिफरेंट हैं, जो सोचते अलग तरीके से हैं और फिर भी अपनी एक खासियत बनाए रखते हैं। तो उसके ऊपर मेरे को लगा कि यह गैप है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लखनऊ के ऊपर इंग्लिश में कोई नॉवल नहीं थी, तो इसलिए ये जो नॉवल है इसमें 3 दोस्तों की कहानी है। एक बड़े होकर पॉलिटिशियन बनता है, एक बड़े होकर राइटर बनता है और एक बड़े होकर जर्नलिस्ट बनता है। और इन तीनों पत्रकार, राजनेता और IAS ऑफिसर की कहानी है कि कैसे उनकी ज़िंदगियां आपस में इंटरट्वाइन करती हैं, क्योंकि यही 3 ज़िंदगी मुझे थोड़ी बहुत पता है। You wrote something on a love story. Why was that and what prompted you to write that? मेरे पहले नॉवल का नाम है लव साइड बाय साइड, विच इज़ यू कैन से इट इज़ अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। बट उसके पीछे लिखने का कारण ये था कि मैं देखता था कि बहुत से नए युवक युवतियाँ प्यार और मोहब्बत के बारे में बहुत गलतफहमियाँ पाले हुए, और उनके मोहब्बत के फेल होने की वजह से या रिश्ते टूटने की वजह से वो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, जबकि परिपक्व होने के बाद हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी आगे चलती रहती है, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भी जाते हैं। और ये जो हम लोगों के मिल्सन बून्स नॉवल के बेसिस पे लोगों ने धारणाएं बना रखी हैं कि जन्म जन्मांतर और उसके वजह से नहीं तो फिर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना, मेरे को लगता था कि इससे बहुत से लोग ये गलत फहमी में जी रहे हैं, और इसलिए मैंने उस तरीके से उस नॉवल को बुनने की कोशिश की थी, और इसलिए उसका नाम लव साइड बाय साइड था, जिसमें कि मैंने दिखाया है कि प्रोटैगनिस्ट एक रिश्ते से उभर के दूसरे रिश्ते में भी जा सकता है। अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो देयर आर सो मेनी मॉन्यूमेंट्स अंडर द यूनेस्को। What do you have to say about the monuments about whom or which we do not know? Actually, the monuments are not under UNESCO. What the truth is that some of the monuments are inscribed in the so-called UNESCO heritage list. But much before UNESCO, in India, the Archaeological Survey of India started preserving and conserving monuments. और Archaeological Survey of India करीब 150 साल पुरानी संस्था है। पूरे देश में अराउंड 3693 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स माने जाते हैं।
परंतु इसके अलावा भी राज्य सरकारों भी प्रोटेक्ट करती हैं और कई राज्यों की अपनी आर्कियोलॉजिकल संस्थाएं हैं जो स्टेट लेवल पे भी उनको प्रोटेक्ट करती हैं। भारत इतना विशाल देश है और इस भारत की इतनी विशाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा है। जब हम आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं तो आप और मैं अगर गिनना शुरू करेंगे तो हम 100-150 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे या 200 मैक्सिमम बढ़ पाएंगे। बट तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे इतिहास के परिचायक हैं, जिनके बारे में लोगों को उतना नहीं पता है। एंड आई थिंक यहाँ जानकारी की ज़रूरत है कि हमारे देश को, हमारे युवाओं को, हमारे समाज को अपने इतिहास के बारे में इन मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से पता चले। और ये जो 100, 150, 200 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी मिले। क्योंकि इन मॉन्यूमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हिस्ट्री की ऐसी परिचायक हैं जिनको ना तो नेगेट किया जा सकता है, ना फॉल्सिफाई किया जा सकता है। कला के क्षेत्र में आपका क्या मानना है और क्या होना चाहिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा? अब जो समय है जब कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं या कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टर्न टू ऑनलाइन। पूरे विश्व में बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ कोविड एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, the entire creative industry and cultural industry is going through a lot of change, flux। और ये शायद स्वाभाविक भी है कि कुछ हद तक कि ऐसा होगा ही। हम टेक्नोलॉजी को रोक नहीं रख सकते। आने वाले दिनों में यू विल फाइंड दैट बोथ द कल्चरल कंटेंट एंड इट्स मीडियम आर चेंजिंग। हम चाहें या ना चाहें, और बहुत से कलाकार इससे रूबरू होकर अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं। It will also, in my opinion, give rise to a lot of other sectors, creative sectors, जो सीधा कल्चरल कंटेंट नहीं डेवलप कर रहे हैं बट जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उसमें म्यूज़िक को एम्बेलिश कर रहे हैं, जो उसको ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक द एंटायर क्रिएटिव इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू ए चेंज एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज ए इंडस्ट्री, एज वेल एज सोसाइटी, एज वेल एज ए कंट्री। फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट, how important are they and what has the ministry been doing to showcase this? एक्चुअली अगर आप देखें परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जिसको कि हम कहें तो संगीत, नाट्य और नृत्य है, तो जो संगीत नाटक एकेडमी है वो बेसिकली क्लासिकल आर्ट को डील करती है। और जो फोक आर्ट्स हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने बहुत पहले ही 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो इसलिए नॉर्थर्न कल्चरल जोनल सेंटर पटियाला में है, वैसे ही NCZCC प्रयागराज इलाहाबाद में है, साउथ में है। ऐसे 7 जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, दीमापुर में है, कलकत्ता में है, उदयपुर में है। ये वहाँ के लोकल कल्चरल ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखने के लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए ये संस्थाएं खोली गई हैं। और ये संस्थाएं मुख्य रूप से फोक आर्ट, हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, उनकी के साथ काम करने के लिए हैं। भारत का जो संस्कृति विभाग अब काम कर रहा है टू प्रमोट कल्चर ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, व्हाट आर योर व्यूज ऑन हाउ दिस कुड बी डन? देखिए, जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री, उसका मुख्य काम है हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना और विभिन्न कल्चरल फॉर्म्स को प्रमोट करना। इस काम को करने के लिए मिनिस्ट्री कई संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं। मुझे भी आश्चर्य था जब मैं इस मंत्रालय में आया कि देयर आर अराउंड 43 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जिसके माध्यम से मंत्रालय इस कार्य को करती हैं। शायद किसी और मंत्रालय में इतनी सारी संस्थाएं नहीं होंगी जिनको कि मंत्रालय वित्त पोषित करती होंगी। देयर आर 43 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो करीब 150 साल पुरानी है और जैसे मैंने भी आपको बताया कि करीब 3600 मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कंजर्व करने का कार्य करती है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, नेशनल लाइब्रेरी, ये नेशनल साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इन सब का वित्त पोषण मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है। और विभिन्न कारणों से देश में अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐतिहासिक कारणों से बने हैं जो अब हमारे लिए सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। और उनको प्रिजर्व करने के लिए उसका वित्त पोषण भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन म्यूजियम कोलकाता एक ऐतिहासिक कारण से करीब 150 साल से वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बचाए रखना और उनको प्रिजर्व करना, ये
कल्चर मिनिस्ट्री के वित्त पोषण से होता है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो यहाँ से करीब 3 घंटे दूर है, एक बड़ी खूबसूरत हामिद मंजिल में स्थित है, 1784 में वो स्थापित की गई थी, उसका वित्त पोषण कल्चर मिनिस्ट्री करती है। सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में उसका वित्त पोषण कल्चर मिनिस्ट्री करती है। तो ये जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं उनका वित्त पोषण एक तो कल्चर मिनिस्ट्री करती है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 7 रीजनल कल्चरल जोनल सेंटर्स हैं उनका वित्त पोषण करती है, और भी कई स्कीम्स चलाती हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके कार्यक्रमों को सपोर्ट करने के लिए। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बुद्धिस्ट टिबेटन जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। देयर आर 3 इंस्टीट्यूशंस जो एक सारनाथ में है, एक लेह में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है, जो बुद्धिस्ट टिबेटन स्टडीज़ के लिए की ही रिसर्च करती है। तो इस देश की विशालता और विविधता और इसकी ऐतिहासिक परंपरा को अगर हम देखें तो संस्कृति मंत्रालय इन माध्यमों से इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। परंतु ये मानना गलत होगा कि सिर्फ संस्कृति मंत्रालय इस काम को करती है, राज्य सरकारें भी इसमें कार्य को करती हैं। कई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट अपने अपने म्यूजियम चलाते हैं। नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम जो है वो पोस्ट डिपार्टमेंट चलाती है, नेशनल रेलवे म्यूजियम रेलवे डिपार्टमेंट चलाती है, राज्य सरकारें कई बहुत अच्छी म्यूजियम गैर सरकारी संस्थाएं चलाती हैं। सो सबको मिलकर समाज में काम करना होता है। मैं ये मानता हूँ कि देश में सरकार एक भाग है, सरकार ही देश नहीं है। तो सब मिलकर कल्चर को प्रिजर्व करने के, कल्चर को प्रमोट करने के कार्य करते हैं। और कल्चर डायनामिक है, तो ये समय के साथ साथ बदलती है। तो मेरे और आपके बच्चे जो आज अगर वीडियो गेम देख रहे हैं तो वो भी कल्चर का पार्ट है। और अगर शोध की बात करें, यू जस्ट स्पोक अबाउट फेलोशिप्स और फंडिंग of people trying to do research in various monuments and archaeology and anything. So where should they go and search for these kind of fellowships? How do they apply for this? There are 2 kind of fellowships, but मैं जो मेजर फेलोशिप है टैगोर फेलोशिप की अगर बात करूँ तो टैगोर फेलोशिप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ रह कर कल्चरल रिसर्च करने का मौका मिलता है लोगों को, और साल में इसका ऐड निकाला जाता है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जो है उसकी नोडल डिपार्टमेंट है जहाँ लोग अप्लाई करते हैं, और वो फिर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलके रिसर्च का काम 2 साल तक के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसे ही और भी फेलोशिप्स हैं, जूनियर फेलोशिप्स कहते हैं। तो इस टाइप से कल्चरल रिसर्च के लिए अलग अलग तरीके से होती हैं। और इसके अलावा ये जो वित्त पोषित बाकी संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता या नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, वो अपनी फेलोशिप्स अलग भी चलाती हैं जो भारत सरकार के सीधा संस्कृति मंत्रालय के फेलोशिप्स नहीं है, जो इन इंस्टीट्यूशंस के अपने फेलोशिप हैं। बिकॉज़ द इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम लार्जर देन लाइफ। Many of the institutions are larger than life. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता 237 साल पुरानी है। अब मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, बिकॉज these days we're hearing of UPSC toppers and you being from the services, from the UP cadre, would you take us back to the time? आपको क्या लगा जो आपने UPSC का एग्जाम दिया, क्यों दिया, उस समय क्या धारणा थी आपकी? पहली बात तो सिविल सर्विस या IAS इज नॉट द ओनली कैरियर इन लाइफ। तो ये नहीं धारणा होनी चाहिए कि अगर IAS नहीं हुए तो कुछ नहीं हुए, सिविल सर्विस नहीं हुए तो कुछ नहीं हुए, क्योंकि कई बच्चे इस गलतफहमी का भी शिकार रहते हैं। बट ये भी सच है कि हर इंसान को अपना देखना चाहिए कि उसकी मान्यताएं और उसका विश्वास क्या है और उसके अनुसार उसके लिए कौन सा कैरियर सबसे सूटेबल है। जो सिविल सर्विस और खासकर IAS की सर्विस है, उसमें अगर आपकी पब्लिक सर्विस के प्रति काफ़ी मोटिवेशन है तब आपको इस सर्विस में आना चाहिए। अगर आपके पब्लिक सर्विस के प्रति मोटिवेशन नहीं है, आप कुछ और ज़िंदगी में चाहते हैं जो आप चाह सकते हैं, तो शायद आपके लिए कोई और कैरियर है। तो इफ़ यू आर रियली मोटिवेटेड अबाउट डूइंग गुड इन पब्लिक सर्विस इन पब्लिक लाइफ, देन यू शुड कम टू सिविल सर्विस, अदरवाइज देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स। एंड चलते चलते ये भी जानना चाहूँगी, विच इज़ योर नेक्स्ट बुक, व्हेन आर यू पेनिंग इट एंड व्हेन वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस? My next book has already been penned. It is with the publisher. Publishing agreement has been signed. I think next year, sometime in July and August, it should come out. It will be on Andaman and Nicobar Islands. Oh, lovely. It is what I call it travel novel. So the protagonist जो है वो travel कर रहा है, परंतु चरित्र काल्पनिक है। So it is a combination of travelogue and novel. और मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगा कि अंडमान एंड निकोबार सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं है,
वो उन सारी चीज़ों का परिचायक है जिसमें हम एक मेन स्ट्रीम से कुछ लोगों को अलग कर देते हैं। और मेन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं वो इस बात को अनकॉन्शियसली नज़रअंदाज कर देते हैं कि और भी गम है दुनिया में, और भी तरीके के जीने के तरीके हैं। और इसलिए अंडमान निकोबार मेरे लिए वो सिंबल था जिसके माध्यम से मैं ये एक बार फिर अपने लोगों को जहन में और मेरे अपने जहन में भी लाना चाहता था कि दुनिया बहुत विविध है, बहुत विचित्र है, और जो दिल्ली में हो रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में हो रहा है या पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं एक कहावत बहुत यूज़ करता हूँ, हिंदुस्तान एक साथ कई सदियों में जीता है। बहुत सुंदर। एक ही साथ में हिंदुस्तान 22वीं शताब्दी में भी जी रहा होता है और 15वीं शताब्दी में भी जी रहा होता है। और हम लोग को न्यू दिल्ली से बाहर निकल के थोड़े देखने की आदत होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस टुडे। थैंक यू निधि, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, हु इज अ वेल नोन ऑथर एंड अ ब्यूरोक्रेट। फिर मिलेंगे आपसे अगले रविवार इसी समय पे। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।